नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम स्वागत कर रहे हैं इस समय हर्ष कुमार जी का, और आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया हमारे धर्मापला मर्चेंडाइज स्टोर पर भी जाएं, जहाँ पे विंटर डिस्काउंट चल रहा है। और जी, ये कांग्रेसियों को क्या होता जाता है, ऐसे ऐसे टॉपिक क्यों चूज करते हैं पार्लियामेंट में डिबेट करने में, जिनपे कोई भी बता सकता है कि वो पूरी तरह से पिटेंगे। अब क्या तो उन्होंने वंदे मातरम ने कमा लिया। वंदे मातरम तो खैर ट्रैप था, वो तो आया था मोदी जी की तरफ से। SIR पे वो स्वयं चाहते थे, और अब वो चौतरफा पिटाई हो रही है उसमें उनकी, और बोला जा नहीं रहा है। जो भी खड़े होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल मूर्ख साबित करते हैं। अखिलेश यादव जैसे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस जैसे क्या उनके जो एक शब्द बोलते हैं और 4 मैटर दे देते हैं लोगों को। तो ये क्या है, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है साहब? सर ऐसा है, दरअसल क्या है कि कांग्रेस वाले जो है उनका एक ही ध्येय रहता है, एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पार्लियामेंट में कराई जाए। ये उनका एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उस बात को वो पार्लियामेंट में बुलवाना चाहते हैं। आज भी जो राहुल गांधी बोले SIR के मुद्दे पे, उन्होंने अपनी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाइड्रोजन बम, एटम बम, कौन कौन से बम लेके हाइड्रोजन बम वो हरियाणा वाली पे बोल रहे थे, वो हरियाणा वाली बात उसके अलावा एक भी फैक्चुअल बात की। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उन्हें जितना कंटेंट मिलता है, जैसे अमित शाह कहा करते हैं कि उन्हें जितनी पर्ची आती है उससे वो एक शब्द फालतू बोल नहीं पाते। आज का जब स्पीच उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने कांजीवरम सिल्क और बनारसी साड़ी, असम का गमछा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था उस समय। कम से 5 मिनट तक इस पे बोलते रहे कि यार ये फैब्रिक, थ्रेड, उसके बारे में बोल रहे हैं, आखिरकार बोलना क्या चाहते हैं। तो अंत में जो है उन्होंने ये बताया कि अलग अलग धागों से मिलके जैसे कपड़ा बनता है, ऐसे ही अलग अलग लोगों से, जो 1.5 बिलियन लोग हैं, उनसे मिलके ये भारत बनता है। ये बात वो कहना चाह रहे थे। और उसके बाद जैसे ही वो जो इंट्रो उनका किसी ने पर्ची पे लिख के दिया था वो खत्म हुआ, उसके बाद उनकी वो पुरानी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। अब उनका जैसे उनका कहना क्या था, उनका एक तो ये कहना था कि साहब जो है, मैं जब जाता हूँ चुनाव कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का जो वो होता है चुनाव, उसकी बैठक में जब मैं जाता हूँ तो एक तरफ तो मोदी जी बैठ जाते हैं, एकदम अमित शाह, उनके सामने मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके सामने, तो मेरे कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। उसमें CGI को क्यों नहीं लेकर के आए वो। दूसरे, उन्होंने ये कहा कि किसी भी चुनाव के खिलाफ, किसी भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम कार्रवाई, इम्पीचमेंट, इसका कुछ कर नहीं सकते, आपने कानून बदल दिया, और CCTV की फुटेज आप 45 दिन में हटा देते हो। ये 3 पॉइंट उठाने के अलावा राहुल गांधी ने वही रटा रटाया इंट्रो और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बोली। और बीजेपी वालों की एक अच्छी एक, मैं सोचता हूँ राहुल गांधी के को डिस्टर्ब करने की इनकी एक अच्छी नीति है कि जैसे ही राहुल गांधी बोलने लगते हैं, ये बीच बीच में राहुल गांधी को टोकना शुरू कर देते हैं, तो उसका बेचारे का टेम्पो ही नहीं बन पाता। एक बार तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी जो है वो बीच में छोड़ के चला जाएगा कि भाई मैं तो बोलता नहीं। वो तो खैर ओम बिरला ने किसी तरह से उन्हें बोलने का मौका दे दिया कि नहीं बात, लेकिन ओम बिरला ने उनकी डांट भी लगाई बहुत कस के। हाँ, वो तो मैं तो कह रहा हूँ, उनकी डांट भी लगाई। उन्होंने कहा, ओम बिरला ने तो एक तरह से उन्हें धमकी दे दी कि अगर आप ऐसे बोलोगे और इस तरीके से आप करोगे, आप जैसे बाहर करते हो पार्लियामेंट के बाहर, तो बिल्कुल नहीं चलने दूंगा और बिल्कुल आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। साफ तौर पर कह दिया उन्होंने। ये KC वेणुगोपाल बार बार पीछे से कहते रहते हैं ना कि क्यों ना बोले, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हो, उन्हें बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो धरना प्रदर्शन वाली लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, पीछे से लोग उसका फ्रेंच महिला का वो दिखा रहे थे फोटो, वो ब्राजील वाली का, ब्राजील वाली। हाँ, वो तो दिखाने नहीं दिया उन्होंने। लोकसभा TV वाले स्मार्ट है आजकल लड़के जो बैठे हुए हैं वहाँ, टेक्निकल, उन्होंने तुरंत हटा दिया जैसे ही उन्हें दिखा कि क्या हुआ है। मैं बताऊं आपको, जो ये नई जो लोकसभा की जो डिजाइन है ना, तो नई लोकसभा की डिजाइन में जो वेल और जो है वो बहुत गहरा है। हाँ, वो तो इतना अध्यक्ष को, अध्यक्ष जो है वो बहुत ऊंचाई पे बैठता है, तो आप अध्यक्ष के ऊपर फोकस करना, फिर कुछ नहीं दिखाई। और राहुल गांधी भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी ऊपर भी इनकी बहुत ऑब्जेक्शंस थे कि साहब हम
पे जब जाते हैं तो हम दिखाई ही नहीं पड़ते। आप वेल इतना गहरा है कि यदि आप सदस्य को भी दिखाओगे तो भी वेल में कौन खड़ा है वो नहीं दिखेंगे। सर 12-14 फुट के ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने देखा है ओम बिरला की जो हाइट है नीचे से, जहाँ वो उनके सेक्रेटरीट के लोग बैठते हैं, अधिकारी लोग, वहां से अगर देखें तो वो 12-14 फुट ऊंचे बैठे हुए हैं, वो वेल की तली से लेके ऊपर। कितनी ऊंचाई है उसकी? वेल की तली से जो सदस्य जहाँ पे जो खड़े होते हैं वो भी 6 फीट है। हाँ, वो भी अगर आप सदस्य पे भी फोकस करोगे तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा वो आदमी। आप राहुल गांधी का आज जो है वो 7, जबकि वो 7 फुटा ना हो जब तक। आज तो जब राहुल गांधी पे जब वो बोल रहे थे तो पहले फ्रेम में तो राहुल गांधी का आपने देखा कुर्ता भी दिख रहा था। वो नीचे जब जैसे उन्होंने वो संविधान की किताब वो नीचे खड़ी करी, उन्होंने वो क्लोजअप इतना क्लोज कर दिया राहुल गांधी के कि वो किताब भी दिखनी बंद हो गई। वो जो डायरी लेके आते हैं वो संविधान वाली, वो खड़ी कर दी थी राहुल गांधी ने, तो उन्होंने उसे और शॉट को जो है क्लोज कर दिया और राहुल गांधी के चेहरे पे फोकस कर दिया। उसके बाद तो खैर वो डिरेल ही हो गए। और बीजेपी वालों की हमेशा प्लानिंग रहती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग जब बोले या फिर बोलने की तैयारी में हो तो इनसे पहले या इनके बाद में निशिकांत दुबे को बुलवा दो, क्योंकि वो बिल्कुल वो खुल्लम खुल्ला शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी बोलने, वो जैसे ही राहुल गांधी नीचे बैठे, निशिकांत दुबे स्टार्ट, और निशिकांत दुबे के बोलते ही साथ राहुल गांधी साफ। आप इनकी सिंसियरिटी देखिए। कल प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि ये जो वंदे मातरम वाली जो डिबेट है या इस पे जो चर्चा हो रही है, विशेष चर्चा, ये फिजूल है और ये केवल जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी ने कराई है। लेकिन किरण रिजिजू ने ये 2 दिन पहले ही बात स्पष्ट कर दी थी कि हम इसी आधार पर हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे कि हम वंदे मातरम पर भी कराना चाहते हैं, आप उसे भी करवाओ। अगर एसआईआर पर पहले हो जाती तो फिर वंदे मातरम वाली का जो है बायकॉट करते, कोई नहीं आता इनमें से। तो उन्होंने यही शर्त रख दी कि पहले वंदे मातरम पे होगी, उसके बाद हम एसआईआर पे चर्चा कराएंगे। और एसआईआर पे आज चर्चा क्या करें? पहला ही दिन तो है सर आज, अभी तो राज्यसभा में भी होगी। पहले राज्यसभा में आज खड़गे जी की बड़ी उतारी गई। हाँ, खड़गे जी तो एकदम अमित शाह के एकदम बात बोलने लगे थे ना वो। आज राहुल गांधी पार्लियामेंट में 4:11 पे आए, समझे सर? 4:11 पे आए और 4:12 पे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और अपनी स्पीच खत्म करते ही वो चले गए। 1 मिनट यहाँ नहीं बैठे। कल प्रियंका गांधी बोला होगा 20 मिनट से ज्यादा थोड़ी बोला। हाँ, 20-25 मिनट बोले, उसके बाद वो चले गए। तो वैसे क्या डिबेट हो रही है, सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने क्या कहा, और मनीष तिवारी ने आज डिबेट शुरू की थी। मनीष तिवारी बढ़िया बोल रहे थे, इसलिए बढ़िया आदमी से उन्होंने डिबेट शुरू कराई थी, क्योंकि मनीष तिवारी लर्नर्ड आदमी हैं और उसी हिसाब से बिंदु भी लेके आए थे। आप तो जानते हैं कि वो अपना प्राइवेट बिल भी लाए थे कि एंटी डिफेक्शन वाला जो लॉ है इसमें जो है संशोधन किया जाए, कि साहब गुलाम बना दिया है आपको। हालांकि मनीष तिवारी को तो गुलामी जो है गांधी परिवार की पसंद नहीं आ रही, वो मुक्ति तो चाहते हैं गांधी परिवार की गुलामी से। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कह बैठे कि साहब जो है वो पार्टी का अध्यक्ष कह देता है कि साहब आपको इस बिल पे ये हाँ करना है, इस बिल पे ना करना है। उन्होंने कहा कि भाई अविश्वास प्रस्ताव है, कोई मनी बिल आ रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, कोई ऐसी चीज आ रही है तो उस पर तो आप व्हिप जारी करें, समझ में आता है। लेकिन अगर किसी बिल पर मेरी अपनी राय है कि मैं इस पर इसके समर्थन में जाऊं, पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाना चाहूं, तो आपने जो है हमें हेलोट बना दिया है, हमें एकदम बंधवा मजदूर बना दिया कि आपको ऐसे ही करना है। तो वही चाहते हैं कि इस वाले बिंदु को सुधारा जाए। जैसे कई बात सही है, मैं इस बात पे एडवोकेट हूँ, कई बार पहले कह चुका हूँ ये भैया, ये जो विप है वो जो क्रिटिकल एरियाज में ही विप जारी हो सकता है, हर बिल पे नहीं हो सकता। हाँ, तो और इस पे कुछ लोग जो तो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार थे। भाई सरकार गिर रही हो या सरकार गिरानी है तब तो बात समझ में आती है। बिल्कुल, बिल्कुल पास कराने में आप ये करोगे तो फिर तो बात गलत होगी। हाँ, तो वो बात है ना उसमें, जैसे कि उसमें मनी बिल का है, सपोज कीजिए जीएसटी जैसा कोई बड़ा कानून लाया जा रहा है, उस पे वहां पे वोटिंग हो रहा है, उसमें तो सरकार को इस्तीफा ही देना पड़ेगा अगर वो गिर जाएगी, वो आप पास नहीं करा पाएंगे तो। लेकिन यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने अपना बंधुआ बना दिया है। तो मनीष तिवारी ने ये मेरे ख्याल में 3 बार रख लिया उन्होंने, 2010 में भी रखा था, 21 में रखा था,
और इस बार भी रखा। तो कांग्रेस के अंदर ही सर इतनी नाराजगियां कांग्रेस के संगठन और इनके स्ट्रक्चर को लेकर के चल रही है कि वो तो कोई, आप ये समझिए कि इस समय जो सीनियर लीडर्स थे एक तरह से रिटायर हो गए। कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, जो पुराने पुराने लोग थे रिटायर हो गए, पार्टी छोड़ गए कैप्टन। वरना इस समय कांग्रेस में स्थिति है कि कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाए, एक राहुल गांधी वाला धड़ा और एक एंटी राहुल गांधी वाला धड़ा। जब मोदी जी कई बार कहते हैं ना, अभी बिहार चुनाव के बाद कहा था मोदी जी ने अपनी स्पीच में कि कांग्रेस पार्टी में मुझे एक बड़ा विभाजन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये उस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये SIR पे चर्चा करा के तो इन्होंने सेल्फी गोल किया है। और इन पे देखिएगा, इनको ये भारी पड़ने वाला है दोनों ही सदनों में जब इस पर डिबेट होगी। निशिकांत दुबे ने तो आज विधानसभा वाइज आंकड़े रख दिए कि भाई जहां जहां पे डिलीशन हुआ है, जहां जहां पे वोट कटे हैं, वहां वहां पे UPA को फायदा हुआ, इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है, हमें फायदा नहीं हुआ है वहां कहीं भी। निशिकांत दुबे ने तो आंकड़े पेश किए। वो बिहार के आंकड़े दिए थे ना उसने, जी जी। बिहार के आंकड़े दिए थे लेकिन वंदे मातरम पे इनको ट्रैप में फंसने की कोई आवश्यकता थी नहीं। जिस तरह से प्रियंका गांधी कल इस ट्रैप में फंस गई कि साहब आप वंदे मातरम को इस्तेमाल कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, यानी ममता दीदी नहीं फंसी, ममता ने तो तारीफ की वंदे मातरम की, और कांग्रेस इससे बढ़िया फंस गई। हुआ। मजे की बात ये है इसमें कि ममता दीदी इस ट्रैप में नहीं फंसी, लेकिन कांग्रेस फंसी। सर पॉलिटिक्स में अनुभव इसी को तो कहते हैं। प्रियंका गांधी कह तो रही थी कि मैं तो पहली बार की पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ। फर्स्ट टाइमर सांसद को आप ऐसे मुद्दे पे बोलने के लिए बोल रहे हो, और वो ये कह रही है कि आप खुलेआम कह रही है कि आप वंदे मातरम नहीं वहाँ पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए करना चाहते हो। वहां पे ट्रैप इस प्रकार का था कि आप समझिए कि अगर आप बोलेंगे तो भी फंसेंगे, और अगर आप नहीं बोलेंगे, बायकाट करेंगे, तो बहुत भयंकर फंसेंगे, इससे भी ज्यादा फंसेंगे। तो अल्टीमेटली सबको बोलना ही पड़ा उस मुद्दे पे। प्रियंका गांधी, वैसे एक बात बताऊं सर, अगर आपकी भी ओपिनियन हो इसमें, राहुल गांधी से तो ठीक ही बोलती है। हाँ, राहुल गांधी से तो बेटर। हाँ, एक तो वो एरोगेंस नहीं दिखाती ना उस तरह की। हाँ, अभी वो थोड़ा जॉली फेलो टाइप में हंसी हंसी में बोलती है। मतलब थोड़ा इजी रहते बोलती है, काम रहती है, और थोड़ा ये भी उसमें देखता है कि भाई ऐसा नहीं लगता है कि वो रटा हुआ बोल रही है। जी, इसका तो साफ दिखता है कि वो तो एक ही फ्लो में, एक ही स्पीड में बिल्कुल बोले चला जा रहा है। जरा सा भी अगर धीमा हो जाए तो फिर उल्टा हो जाएगा उसका। और राहुल गांधी की जब स्पीच खत्म होती है ना, किसी को पता नहीं लगता कि यहाँ फुल स्टॉप आने वाला है, एकदम बैठ जाता है ये। जब कोई भी अच्छा वक्ता होता है तो वो अपनी स्पीच को पहले तो शुरुआत करता है, फिर उसे हाई पिच पे लेकर के जाता है, फिर धीरे धीरे उसे नीचे लेके जाता है, और फिर जो है एक छोटा सा इंट्रो वो दे के, क्या कहते हैं, प्रस्तावना टाइप की, उसके बाद बैठता है। राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है कि भैया ये इसके जो है सारे पॉइंट खत्म हो गए, और वो एकदम बीच में बैठ जाता है। मैंने राहुल गांधी का पहली बार 2007 में सब एक चुनाव रैली कवरेज की थी। राहुल गांधी फर्स्ट टाइम जब प्रचार करने निकले थे, ये राकेश टिकैत के समर्थन में एक रैली करने के लिए आए थे मुजफ्फरनगर में। पहली रैली मैंने एज ए रिपोर्टर इनकी कवर की थी। वहां शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, ऐसे ही जैसे आज जो है वो असम के वो रेशमी धागे और फलाना वो सब सुनाने लगे थे। और उस दिन वहां पे 3 मिनट तक तो माहौल बनाया, और 5वें मिनट में नीचे बैठ गया, धन्यवाद क्यों कह के। लोग कहने लगे यार स्पीच खत्म होगी, 5 या 7 मिनट में स्पीच खत्म होगी थी। और राहुल गांधी आज ऐसे यहाँ भी कहता है, यहाँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। राजस्थान में भी ऐसे ही आए थे और 5 मिनट में इनकी स्पीच खत्म हो गई, और इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, लोगों ने इतना हल्ला किया था इसके ऊपर कि साहब हम इतनी देर से है, इतनी दूर से, हाँ, इतने घंटों आपने इंतजार किया, 5 मिनट में आप रवाना हो गए। और रैलियां बड़ी पहले उसकी जो थी उस कैपेसिटी 5 मिनट थी, अब बढ़ के 20 मिनट तक होगी। हाँ, और उसकी अपनी कैपेसिटी 5 ही मिनट है, उसमें 10 मिनट आगे पर्ची के और 10 मिनट जो उसकी टीम है उनके फीडबैक के वो जोड़ देता है, तो वो है उसकी अपनी कैपेसिटी अभी भी 5 ही मिनट है। वो टोटल मिला के 20 मिनट हो जाती है, 5-10 मिनट आगे जुड़ जाती है। 45 दिन हो गए क्या अभी? आज 45 दिन की बात भी कर रहे थे राहुल गांधी। 45 दिन नहीं, वो 45 दिन का तो वो ये कह रहे थे कि वो जो CCTV 45 दिन बाद डिलीट कर देते, तो भाई रूल्स में है कि जब तक का जो लिमिटेशन का टाइम है
तब तक सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व रखे जाएंगे। जब लिमिटेशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, कि आप सिविल सूट का लिमिटेशन का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डिलीट कर देंगे। हाँ, तो उसके पहले तो कुछ करते नहीं, 45 दिन होते तो 46वें दिन बोलना शुरू करते। अरे सर, इनसे कोई ये पूछे ना कि तुमने एसआईआर को लेकर बिहार में इतना हल्ला मचाया, कितनी जगह आपने ऑब्जेक्शन किया, कितनी जगह आपने सीसीटीवी फुटेज मांगी, पूछो तो कोई सर इनसे। तो निशिकांत आज दुबे ईवीएम भी कहते आ गई हैं- वापस, आज वापस आ गई ईवीएम। हाँ, ईवीएम भी वापस आ गई। ईवीएम वो तो मनीष तिवारी ने भी कहा कि अगर ईवीएम से जो है वीवीएम के साथ आप सबके साथ वीवीपैट नहीं लगा सकते तो आप बैलेट पे आ जाओ। तो ये लोग उदाहरण देने लगते हैं अमेरिका का, इंग्लैंड का, फलाने का। अरे भाई, वहाँ छोटे छोटे चुनाव हैं। अमेरिका का तो फिर भी बड़ा है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण देने लगते हैं। जितने वहाँ टोटल वोट डलते हैं ना, तो इतने अमेरिका 4 लोकसभा है करनी चाहिए इनको, वहाँ एक एक महीना लगता है। हाँ, वहां तो ऐसे होता है, वोट का वो लगे रहते हैं, और उसमें वोट जब मर्जी चाहो डाल के आ जाओ अपना, ऐसे लगे रहते हैं अमेरिका में। और यहाँ की 4 विधानसभा, यहाँ की 4 लोकसभाओं के बराबर कई कंट्री की वोटिंग नहीं है जिनकी ये बात करते हैं। और निशिकांत दुबे ने कितनी बढ़िया बात कही कि जब बैलेट से मतदान होता था उस समय, आप सबको याद होगा, आप तो सर उस समय निर्वाचन अधिकारी भी रहे होंगे, होता क्या था कि सारे के सारे बॉक्स एक जगह डाले जाते थे। हमारे पिताजी की भी ड्यूटी लगती थी काउंटिंग में, तो पहले बंडल ही बनते रहते थे, पहले दिन तो सारे एक जगह मिला देते थे। आज तो ईवीएम के माध्यम से आप ये भी मालूम कर सकते हो कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े, किस पोलिंग स्टेशन पे कितना वोटिंग हुआ, सब मालूम कर सकते हो। उस समय नहीं होता था कि उस समय पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था कि साहब अगर ये पता लग गया ना कि किस बूथ पे किसे कितने वोट मिले हैं, तो वहां लोगों का जीना आराम कर देंगे ये लोग। ये इतना भय था इन लोगों का। सेशन ने किया था, सेशन से पहले तो वैसे ही होता था, क्योंकि मुझे ध्यान है 89 का जो 89 में हुआ था ना चुनाव लोकसभा का। हाँ, 89 में वीपी सिंह वाला हुआ था। तो 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें गिनती बूथ वाइज ही हुई थी, क्योंकि मैं उसमें ईआरओ था, तो एक टेबल पे मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ बूथ वाइज जो थे सब लोग बैठ के नोट कर रहे थे। लेकिन जो अगला चुनाव हुआ 91-92 में, उसमें फिर ये बैलेट वाला आ गया, ये मिक्सिंग वाला आ गया। मिक्सिंग वाला। सेशन ने किया था मिक्सिंग वाला। हाँ, तो ये इनकी बदमाशी तो थी सर। हम तो कई बार कहते हैं ना, आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा है कि अगर ये ईवीएम नहीं आती तो मायावती कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते यूपी की। दलित वोट जिसका वो आती है ना, फेवर में भी है। देखिए, जो ईवीएम वाइज होता है उसमें ये बात तो सही है कि पता चल जाता है ईवीएम वाइज, और फिर जहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे फिर उनकी मुसीबत आ जाती है। बंगाल में ईवीएम वाइज जो कराते हैं ना, वो सबसे आसान काम है ममता के लिए पता करना और फिर उस पर्टिकुलर बूथ के लोगों को अटैक करना। यही हुआ था 2021 में। ईवीएम के लिए भी एक टोटलाइजर फंक्शन है, वो टोटलाइजर आ चुका है, 2010 में ही उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया था। मैं तो बहुत दिनों से वो टोटलाइजर की बात कर रहा हूँ। वो टोटलाइजर 16 ईवीएम्स को एक साथ कनेक्ट कर देता है, तो अगर किसी को अलग से चाहिए, कई पोलिंग स्टेशन एक साथ जुड़ जाते हैं। तो उसमें ये आप फिर पता नहीं लगा सकते ना कि कहाँ से कौन है। अच्छा, चूंकि ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो जब भी अगर पता लगाना हो तो आप लगा ही सकते हैं। मान लीजिए कोई कोर्ट जाना चाहता है, कोई सेस कोर्ट के माध्यम से आप चाहते हैं, और मैं तो भाई इसके फेवर में हूँ। मैं तो ईवीएम वाइज जो सबको दिखाते हैं, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उससे जो मतदाताओं के समर्थन वो हित में नहीं है। खासतौर से बंगाल और बिहार, यूपी जैसी जगहों पे जहाँ गुंडई ज़्यादा होती है, वहाँ तो मतदाता जो है वो पूरा रिस्क पे रहता है। खैर अब यूपी में तो योगी जी आ गए तो वहाँ कोई रिस्क नहीं है, लेकिन पहले तो बंगाल बिहार में बहुत समस्या थी। हाँ, बिल्कुल। बंगाल में तो आज भी है। अरे सर, जब बैलेट से होता था, बताया तो था मैंने एक बार, लठ लेके खड़े हो जाते थे सुबह ही। जिस बूथ पे दलितों के, शेड्यूल कास्ट के वोट ज्यादा होते थे, उस पे लठ लेके खड़े हो जाते थे सर। वोट डालने नहीं देने देते थे, गलियों को रोक लेते थे कि जा भाई तेरी वोट डल गई। सुबह सुबह सारे लड़के डाल देते थे। क्यों? वोटर कार्ड थे नहीं उस समय। तो अनिल है, अनिल को पता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में मजाक यही तो चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था शायद पिछली बार की। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि साहब के 5 वर्ष में सबको एक बार अवसर मिलता है कि वो अपने पुरखों से मिल ले, पुरखे वोट डाल ले आते हैं।
सही बात है। तो अब ये जो है किसी को मरे हुए 15 साल हो गए, वो भी वोट डाल रहा है, मिल लो भाई बूथ पे जाके। तो ये जो है SIR हो रहा है वो बंगाल में, और तो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये आप क्या कर रहे हो, 5 साल में एक बार जो अपने पुरखों से मिल लेते थे वो भी नहीं मिल पाएंगे, सबको हटा दिया आपने रोल से। सब सबकी अब जो है वो बरसी मनवा दी आपने। लेकिन साहब ये राहुल गांधी के जो बड़े बड़े प्रिय लोग हैं ना, वो भी राहुल गांधी के विरोध में जाते चले जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कि पवन खेड़ा ने कोई मीडिया टाइप की कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सब मीडिया वालों को बुलाया था, उनसे बातचीत कर रहे थे, उसमें तो राजनीति उनके उसके ऊपर जो है उबल पड़ा। लगा कि भाई आप जो है वो मीडिया को क्या कहते हो, खुद को देखो, हर जगह आप मेस कर दिया आपने, हरियाणा में मेस कर दिया, महाराष्ट्र में मेस कर दिया, बिहार में मेस कर दिया, ऐसे बोला उसको। दरअसल राजदीप की जो पीड़ा है वो पत्रकारों से जुड़ी हुई नहीं है। उनकी पीड़ा राजनीतिक, जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल इच्छा है जो उनकी, वो उससे जुड़ी हुई है सर। कि कांग्रेस अच्छा भला जहाँ माहौल होता है, उन्हें लगता है कि यार यहाँ इस बार कमबैक हो रही है। हरियाणा में तो और महाराष्ट्र में तो ये लोग मान के चल रहे थे कि UPA की सरकार बनेगी, दोनों जगह कांग्रेस आएगी सत्ता में। और ये बात सही भी है उसने कि मैच कहाँ पे हुआ, वहाँ पे शैलजा और हुड्डा भिड़ गए थे टिकटों को लेके। और वहाँ आपका महाराष्ट्र बताइए आपको क्या रहता फैला इन लोगों के बीच में। और बिहार में तो उससे भी खराब हो गई स्थिति कि कई जगह 3-3 पार्टियों ने कैंडिडेट खड़े कर दे, सारे UPA के ही हैं। वहाँ पे वो निषाद की पार्टी का भी, उसका भी खड़ा है, और ये भी सैनी की, उसकी पार्टी का भी खड़ा है, RJD वाला भी खड़ा है, कांग्रेस वाला भी खड़ा है। राजनीति की जो पीड़ा है वो बड़ी निजी है। आज एक बड़ा मजेदार हो रहा था सर कि आज उसमें राज्यसभा में संजय सिंह बोल रहे थे। तो संजय सिंह के बोलने के बाद जो है वो TMC वाले एक सांसद हैं, उनका बोलने का नंबर आया, तो संजय सिंह ने बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रखा था। तो उसके पीछे सागरिका घोष बैठी हुई थी, TMC वाले एक जगह बैठते हैं वहां पे। तो उसने जब कैमरा फोकस हो गया सागरिका घोष पे, तो उसने संजय सिंह को बुलाया, संजय जी ऐसे कर रही थी। मैंने वो वीडियो डाला भी है ट्विटर पे, और उसने कहा बहुत बढ़िया बोले संजय सिंह को। ना संजय सिंह कैसे जो कौन सा सिनेमा हॉल है सुल्तानपुर का, बता दो। सर वो हो सकता है कि अपना इंतजाम कर रही हो, कोई टिकट ब्लैक में ना खरीदने पड़े। तो वो डायरेक्ट उनके घर पे भिजवा दे कि भैया की पिक्चर लग रही है, उसके बारे में जो है वो बता दें। सर आजकल धुरंधर फिल्म की बड़ी चर्चा है, आपने देखी है नहीं? जा रहा हूँ आज देखने। अच्छा, ओहो, देखिए सर, हम भी देखेंगे, मैंने भी नहीं देखी अभी। बड़ा हल्ला मचा हुआ है उसका फिल्म का, लेकिन उसको लेके जबरदस्त मेल्ट डाउन है सर। अरे यार, मैंने आपको एक थ्रेड भेजा, आपने देखा क्या? हाँ मैंने देखा। वो किसका है सर, वो क्या उसमें मतलब वो सिक्योरिटी है, वो जो मोनिका वर्मा है, उसने वो थ्रेड कंपाइल किया, ये 3 दिन पहले का। उसके बाद से तो और हालत खराब होती जा रही है। वो तो आरफा को देखो आप, इतना रोए रहे। उसने तो वीडियो बनाया इस पे पूरा। वो तो हर जगह मुस्लिम एंगल ढूंढ लाती है। उसे पाकिस्तान को अगर कोई गाली दी जा रही है फिल्म में, तो वो मुसलमानों को गाली लगती है। उसकी तो आदत ऐसी ही है कि साहब हर जगह मुस्लिम एंगल उसे ढूंढ लाना है। और वो देखती नहीं है किसी फिल्म को। उसने बंगाल फाइल्स आई थी तब भी बनाया था वीडियो, वो बिना देखे ही वो क्या कहने लगती है कि मैंने तो इसका 2 मिनट का ट्रेलर देखा, मैं ट्रेलर भी नहीं देख पाई इसका, फिल्म तो मैं क्या देखूंगी। उसकी तो वो तो देख रही, वो क्या देख पाती है, वो पूरी जिंदगी जो है वो देखती है ना, सब जो सब बकरा हलाल करते हैं ना बकरीद वाले दिन, उसको बड़े चाव से देखती है। इसी तरह से मान लीजिए किसी का सर तन से जुदा का कोई करेगा ना, तो उसको बड़े चाव से देखेगी। हाँ, ये चीज पसंद है इन्हें, ये चीज़ पसंद है। खून खराबा हो इस्लाम के नाम पे, वो बहुत पसंद है। उसमें भी ढूंढ लाएगा कोई नया एंगल, और उसमें भी यही बताएंगे कि साहब की जालिम तो वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुरान में लिखा है कि जो काफिर है वही जालिम है। हाँ, और हिंदू सारे काफिर हैं। हिंदू तो काफिर है ही है, और काफिर भी जो सबसे खराब डिग्री वाला काफिर होता है, मुशरिक जिसको बोलते हैं, वो है।
और जो काफिर है वही जालिम है। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो इस तरह के बिल लाते हैं, जैसे रोहित वेमुला बिल ले आए हैं, जैसे उन्होंने वो आपके टारगेटेड कम्युनल वायलेंस वाला जो बिल लाए थे यूपीए के टाइम पे, जो फिर उनको ड्रॉप करना पड़ा। अब यहाँ कर्नाटका में लेके आ रहे हैं। रोहित वेमुला वाला तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगली बार प्लान ऐसी बना रही है कि वहाँ कांग्रेस का टुकड़ा साफ बिल्कुल हो, बचे ना एक भी वहाँ। अभी निशिकांत दुबे कह रहे थे ना कि इतने विधायक हैं आपके कि अब बुलेरो में भर लें उन्हें। बोलेरो मैंने तो वो उसका बिहार के लिए करे। हाँ, मैं मतलब कह रहा हूँ वहां की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ की। ये जो रोहित वेमुला और वहाँ मुस्लिम आरक्षण कर्नाटक में और तेलंगाना में सब जो कहानी चला रहे हैं, वहां इनकी पूरी प्लानिंग है अगली बार ना तेलंगाना में और ना कांग्रेस ना वहां पे कर्नाटक में। कर्नाटक में तो आप तय ही मान लो कि आनी नहीं है बिल्कुल। तो वहां ये पूरे पूरे काम राहुल गांधी की टीम ऐसी कर रही है कि पार्टी को जो है वहां पे भी उस लिमिट में ले जाए कि वो वहां पे भी बुलेरो में भर लें इनके विधायक को। ये कहना चाह रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये आप देखिए, ये एक ओरिजिनल जहाँ पर कांग्रेस जबरदस्त स्ट्रांग हुआ करती थी, मतलब आप ये देखें कि सन 2000 में भी जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग, कौन से राज्य? कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। ये कितने महीने मैंने 9 तो ये हो गए सीधे सीधे। आंध्रा, हाँ आंध्रा में भी और कोई था ही नहीं इनके अलावा। आंध्रा। अब यहाँ इनमें से कितने में बचे हैं ये? हाँ 3 में बचे, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। तो अब आगे क्या चांस है? मैं कह तो रहा हूँ आगे इनके भी चांस नहीं है। कर्नाटका और हिमाचल, ये तीनों तो शर्तिया जाने हैं। बिल्कुल सर्तिया जाने हैं। हाँ हिमाचल में तो पंजाब भी में वापस आ बिल्कुल जाएंगे। किनारे किनारे पे बनी थी हिमाचल में तो इनकी, अब की बार भी। पंजाब का पता नहीं, पंजाब में शायद वापस आ जाए। नहीं पंजाब में कहाँ वापस आएगी? नवजोत सिद्धू की वाइफ ने तो कह दिया वहां तो सीएम बनने के लिए 500 करोड़ देने पड़ते हैं। और उसको सस्पेंड कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं सर, उसका सीधा सा कहने का मतलब यही है, जो मेरा अपना आकलन है, वो अगर कह रही है कि भाई 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, अटैची देने पड़ते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि गांधी परिवार को जो खुश रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी परिवार को अटैची दो आप, भाई चन्नी जो बना था उसने जरूर अटैची दी होगी फिर राहुल गांधी को। किसने दी थी सर बताइए ना आप? भाई चन्नी को बनवाया राहुल गांधी ने, तो वो भी अटैची देके बनाओ। किसकी बात कर रही है वो? क्या भगवंत मान की बात कर रही है कि भगवंत मान अटैची देके बनाए? अपनी पार्टी की तो बात कर रही है, कांग्रेस की तो बात कर रही है वो। कांग्रेस की बात कर रही है। हाँ तो फिर उस समय आप याद करो कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने हल्ला मचाया हुआ था कि भाई कैप्टन को हटा के मुझे सीएम बनाओ। नवजोत सिंह सिद्धू की जिद क्या थी? पहले तो वो प्रदेश अध्यक्ष बना, जब उसे लगा कि प्रदेश अध्यक्ष बन के भी कैप्टन तेरी नहीं चलने दे रहा, तो उसके बाद उसने अभियान शुरू करा कि कैप्टन को हटा के चुनाव से 6 महीने पहले मुझे दे दो आप। वो राहुल गांधी ने माना नहीं। क्यों मान ले? कि भाई जब तुम कांग्रेस में थे ही नहीं, उस समय कैप्टन के दम पे ही कांग्रेस चल रही थी वहां पे, तो तुम अभी बीजेपी में ऐसे आए हो यहाँ पे और आते ही तुम्हें मुख्यमंत्री बना दे, अपने दम पे पार्टी को जिता के दिखाओ। तो उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाए तुम, ना चुनाव कैंपेन कर पाए, खुद भी हार रहे हो, दूसरों को भी हरवा रहे हो। वहां पे लोकसभा चुनाव में एक दिन कैंपेन करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू नहीं गया। नवजोत सिंह सिद्धू का सर मेरा मानना है कांग्रेस में जाके बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा तो टीएमसी में जाके फायदे मेरा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने के बाद इसका इलाज हो गया, किनारे हो गया, इसका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया और रही सही कसर जो है इसकी बीवी ने पूरी कर। लेकिन साउथ में, तमिलनाडु में बड़ा मजा आ रहा है। ये सब वहां तो बवाल आ गया। मैं तो सबसे पहले वीडियो मैं नहीं बनाया था इस पे, जिस दिन वो तो आप बात कर रहे हो उसकी, दीपू थाल वाली, वो उस पे भी बात करेंगे जी। मजा ये आ गया है कि वहाँ 84 लाख वोटर जो है वो SIR में। अच्छा अभी कोई लेटेस्ट आंकड़ा आया है इसमें?
जी जी, वो तो वहाँ तो तमिलनाडु से भी वो वेस्ट बंगाल से भी बवाल है। तो 84 लाख वोटर जो कट रहे हैं उसको लेके एक तो डीएमके पागल हो रखी है। मतलब मैं इसको अभी Impeachment लाए। छोड़ूंगा, जो जो इन्होंने तिरुपुरकंदरम में किया है ना, वो उसका रिएक्शन है। हाँ, पहले सही बात वही है। सिलसिलेवार बता रहा हूँ जी कि 84 लाख वोट वहां पे कट गए। दूसरी बात, अभी जो ओपिनियन पोल वहां पे एक जेवीसी श्रीराम करके एक अच्छे पोलिंग पोलस्टर है, अच्छा काफी उनकी मानी जाती है कि हाँ। अच्छा। अभी तक जो भी बोल रहे थे आपने, सी वोटर ये वो जितने भी लोग जो सब बोल रहे थे वो सब डीएमके को आगे दिखा। अभी 2-3 दिन पहले इनका एक आया एक ओपिनियन। जेवीसी श्रीराम का, अच्छा इन्होंने 100 सीटों का आकलन किया और 100 सीटें जो है वो ऐसी हैं जहाँ पर डीएमके मजबूत मानी जाती है। यानी जैसे जो ग्रेटर चेन्नई रीजन है, ग्रेटर चेन्नई रीजन में कोई 40 सीटें हैं। फिर आपका जो नॉर्थ वाला रीजन है ये ना, ये वेल्लोर शेल्लोर ये सब, और उसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, तो इसकी 100 सीटों का उन्होंने विश्लेषण किया। और 100 सीटों में विश्लेषण में जहाँ पे पहले 65 सीटें थी इनकी, वहाँ पे एडीएमके को दी 53 सीट्स। अच्छा। वहाँ तक तो ठीक था, ठीक है साहब, वहाँ तक भी ठीक था, बहुत ज़्यादा नहीं कि ठीक है, 50 से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन 21 सीटें दे दी टीवीके को और डीएमके को दी 24 सीटें। ओहो। और कांग्रेस जो है वो इस समय टीवीके के साथ पींगे बढ़ा रही है। वो डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ घुसने के चक्कर में है, क्योंकि उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी टीवीके के साथ। हाँ, वहाँ ज्यादा जगह लड़ने का मौका मिलेगा। तो इसको लेके इस समय बता रहे हैं कि साहब के वहाँ बवाल ये मचा हुआ है कि टीएमके वाले जो हैं वो भर भर के गालियां दे रहे हैं कांग्रेसियों को। और इसमें दिक्कत ये है कि जिन जो बाकी की सीट बची, वो कोयम्बटूर और जो साउथ वाला पार्ट है तमिलनाडु का, वहाँ बीजेपी पहले से स्ट्रोंग है। और वो जो नैनार नागेंद्रन इन्होंने अपने नए वो प्रेसिडेंट बनाया है, वो भी उधर का ही है। वो क्या कहते हैं, वो थेवर कौन सा समुदाय उससे आते हैं वो, हाँ, वो सारा तेवर। बीजेपी का स्ट्रोंग है वहाँ पे। तो उन्हें लग रहा कि जब जहाँ हमारा स्ट्रोंग है वहीं पे 53 सीट जब एडीएमके को मिल जा रही है, तो फिर बाकी जगह क्या होगा। तो अब ये जो आपने भी ये तिरुपुरंदरम वाला जो ये किस्सा देखा आपके, और मदुरई हाई कोर्ट के आप देखिए कि सिंगल जज जो है वो आपके जीआर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी ने जजमेंट दे दिया, और उसके बाद वो अपील में गए, डबल बेंच ने उसको अफर्म कर दिया ये सही है। सही है। सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए और साथ में, यानी एक तरफ तो अपील कर रहे हो आप जजमेंट की, और दूसरी तरफ आपने इम्पीचमेंट मूव कर दिया। ये इतिहास वहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी और सर वहाँ जजमेंट माना नहीं, और कोर्ट का जजमेंट नहीं माना। जज कह रहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी है। वहां पे कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट डाल दी, हिंदू मुन्ना नहीं है। हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं आज, जो आपको देखने को मिला, जो इम्पीचमेंट के लिए पहुंच गए, उसके पीछे ये जो ये रियलिटी चेक उनका हो रहा है, जिसमें अचानक सभी लोग कह रहे हैं कि साहब की डीएमके तो जीत रही है पक्का, डीएमके तो जीत रही है पक्का, और अचानक वहाँ पे ट्विस्ट आता है, 84 लाख वोटर गए, साथ में ये हो गया। टीवी के जो है, पहले इन्होंने टीवी के साथ कोशिश की, उसके बाद फिर टीवी के को फंसाया, वो जो आपका वो करूर वाला कार्ड हुआ उसमें, भगदड़ वाला। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उस वक्त। टीवी के वोट किसका काट रही है, डीएमके का काट रही है, डीएमके का। और टीवीके का इन्हें ये भी लगता है कि ये टीवीके वाला उधर भी कूद जाएगा मौका मिलने पे। हाँ, ये लड़ी ना इसीलिए कि वो दोनों तरफ अपने दोनों ऑप्शन खोले रखे। हाँ, सही बात।
वैसे उन्होंने जज साहब ने सर एक बात बहुत बढ़िया कही स्वामीनाथन ने, मैं उनका वो पूरे जजमेंट का मैंने वो निकाला उनकी कॉपी, और इनका मैंने पुराना भी रिकॉर्ड देखा कि ये जो अपना वो देते हैं ना जितने भी जजमेंट, उसमें तमिल साहित्य का और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके कोटेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उस दिन फ्राइडे वाले दिन जब पार्लियामेंट में ये वो क्वेश्चन आवर चल रहा था, तो ये टीआर बालू खड़े हो गए थे वहाँ, और उससे पहली रात को ही वो घटना हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे कहना शुरू कर दिया कि आप वहाँ पे ऐसे जज हैं जो आरएसएस की मानसिकता के हैं। तो ओम बिरला और किरण रिजिजू ने बड़ा हल्ला मचाया था उस समय, कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, या जज के खिलाफ आप पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हो, ये गलत है, बैठ जाओ। उसी के बाद इनकी प्लानिंग बनी कि भाई इसके जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाओ, कि ये आरएसएस की मानसिकता का है, और इस पे जो है ठप्पा लगाओ कि साहब ये हिंदूवादी सोच का है, और जो क्या कहना है कि एक तरह से जो कोर्ट है हमारी उसे ब्राह्मणवादी डिक्लेयर करो। द्रविडियन पॉलिटिक्स तो यही है सर, कि भाई आप सबको जो है वो ब्राह्मणवादी सोच और वो दिखा दो, उस पर आरोप लगा दो। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य सर ये भी है कि वहाँ मुसलमान केवल मेरे ख्याल में 6% 7% कितने कम ही मुसलमान है। तमिलनाडु में ऐसा कोई खास मेजोरिटी नहीं है। 6%। उन वोटों के लिए साहब वहाँ के जो हिंदू वोटर हैं उन्हें नहीं कुछ समझ में आता कि क्या कहानी चल रही है। धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार आरोप लगाए हैं कि वो एक हिंदुओं का स्कूल था उसे क्रिश्चियंस को दे दिया वहाँ पे स्टालिन ने। इतने सारे काम हो गए, और वो उसका स्टालिन का लड़का कर रहा है कि सनातन को खत्म कर देंगे। वहाँ की जनता को कुछ दिखाई नहीं देता सर, कैसी सोच है उन लोगों की। वो पूरी वो जो द्रविडियन आइडियोलॉजी जो अंग्रेजों ने शुरू की और 150 साल वो जो उनको पढ़ाई गई है, उसको खत्म होते होते टाइम लगेगा ना। तो ये ऐसी ये मतलब जैसे ये 2-4 घटनाक्रम होंगे तभी होगा ये काम। तो इसमें ये यदि इस तरह से ये कन्फ्रंटेशन करेंगे ना जुडिशरी से, तो जुडिशरी क्या होती है फिर वो एक साथ एकजुट हो जाती है। वो बिल्कुल हाँ, और ये इन्होंने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि किसी जजमेंट पे आप नहीं जा सकते जज के। फिर जज का जो है वो प्रूवन मिसबिहेवियर होता है। जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है वो प्रूवन मिसबिहेवियर पे है, वो जजमेंट के ऊपर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये तो अंधाधुंध उस पर चल पड़ेंगे साहब। जो हमारे जिससे हमारा राजनीतिक हित जरा सा भी प्रभावित हो उसी को आरएसएस का बता दो। आज राहुल गांधी भी तो यही कह रहा था, ईडी को आपने आरएसएस बना दिया, सारी यूनिवर्सिटी में आपने आरएसएस के वीसी बैठा दिए। राहुल गांधी भी तो यही कह रहा था, ये एक ही स्क्रिप्ट है। धमकी भी दे रहा था, हाँ आएंगे तब देख लेंगे तुमको। हाँ, वो तो ऐसे ही कहता है कि जब मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा। अखिलेश यादव जो है उसका सगा हो रहा है बहुत, वो भी यूपी में अधिकारियों को धमका रहा है। आईएएस अधिकारियों के नाम लेने शुरू कर दिया आजकल अखिलेश यादव ने। अवनीश अवस्थी को मैं देख लूंगा, फलाने को मैं देख लूंगा, योगी जी के जो ओएसडी हैं फलाना हैं उन सबको मैं देख लूंगा जब हमारी सरकार आएगी। भैया ये अधिकारी जो हैं आईएएस अधिकारी, ये तुम्हारी सरकार आने नहीं देंगे। तुम अगर ऐसे कहोगे आ कैसे जाएगी तुम्हारी सरकार। तो ये चल रही है। थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही खराब है अखिलेश बाबू का। अखिलेश बाबू देखो आप आज क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं। आज एसआईआर वाले मामले पे अखिलेश का भाषण सुना आपने? हाँ, थोड़ा सा सुना, आधा सुना। जब वो कह रहे थे कि साहब आप कॉम्युनल पॉलिटिक्स करते हो और हमने जो है अयोध्या जीत ली। वो तो साहब बाई इलेक्शन में हमको हरवा दिया। हाँ, रामपुर वाले में जब तुम नहीं मिल्कीपुर वाले। अच्छा नहीं, रामपुर वाले का भी कहा उसने कि मैंने रामपुर वाले में आपने लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया था जब वो आकाश सक्सेना जीता था वहां पे, जब सीट खाली हुई थी आजम खां वाली। उसके बारे में भी कहा उसने कहा कि वहां पे जो है आपने वोटिंग ही नहीं होने दिया 45% से ऊपर। अरे भैया बाईपोल में तो हमेशा ही वोटिंग कम होता है, लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं है वहां पे। रामपुर शहर में तो 32% हुई थी। हाँ, सिटी में कम थी। तो सर ऐसे ही है वहाँ सिटी में। तो अब कुछ थोड़ी सी योगी जी बाई इलेक्शन में कौन इंटरेस्ट लेता है भाई? हाँ, बाई इलेक्शन में तो इसीलिए रूलिंग पार्टीज आसानी से जीतती हैं। हाँ, और कई बाई इलेक्शन हुए सर रामपुर में। तो लोकसभा का हुआ, फिर उन्होंने विधानसभा का भी करवाया जब आजम खां की वो चली गई। दोनों जगह के हुए, दो बार हुए चुनाव। कौन जाएगा वोट डालने?
और क्या बोलते हैं, योगी जी ने पूरा डिटेंशन सेंटर और पता नहीं क्या क्या SIR का सबसे तगड़ा जो उदाहरण है, जो सबसे जो तगड़ा इम्प्लीमेंटेशन तो यूपी में ही हो रहा है। यूपी में और फिर ये आसाम में, दो ही जगह उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। असम में हालांकि SIR नहीं हो रहा, लेकिन डिटेंशन सेंटर वाली खबरें तो कई जगह से आई हैं। और यूपी में अभी डिटेंशन सेंटर की बात तो उन्होंने कही है, अभी कहीं बना है, मुझे पता नहीं इस बारे में कि बना है कि नहीं, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने स्ट्रिक्टली कह भी दिया है और सारे अधिकारियों को बताते हैं कि DM और सब लोगों को आदेश भी हो गए हैं इस बारे में कि कोई भी होगा इस तरह का तो उसे इस तरह से आप, अगर आप भेज नहीं पा रहे हो, वापस नहीं जा रहा है वो, तो उसको डिटेंशन से सेंटर में रखा जाएगा। तो अखिलेश यादव तो बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर के, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं उनकी। तो उनके साथ एक और भी तो दिक्कत है ना कि वो किसी भी तरह से अपने भाई बंधुओं को रोक नहीं पा रहे हैं बकवास करने से, और वो जितनी बकवास करेंगे उतना ही तेजस्वी रिपीट होगा। जो बिहार में हुआ, बिहार में यही तो हुआ ना, वो अपने यादवी गुंडागर्दी की बार बार याद। हाँ, वो बाइक वाइक रैली निकाली थी उन्होंने, लॉन्डो ने बैठ के उस पे हरे रंग का गमछा वमछा पहन के, उसका तो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अखिलेश यादव यूं कह रहे थे कि हमें तो इलेक्टोरल बोर्ड में कोई पैसा मिला नहीं, या तो बीजेपी वालों को मिला या कांग्रेस वालों को मिला। और फिर कांग्रेस वालों की तरफ मुंह कह रहे थे अखिलेश यादव कि कांग्रेस वाले तो इतने समय से विपक्ष में है, इन्हें चंदा मिल गया, हमें मिला नहीं है। तो पता नहीं कोई पार्लियामेंट में से किसी ने बोला पीछे से, कह लगे भैया आपसे किसी को उम्मीद ही नहीं है, आपको कोई चंदा क्या देगा, चंदा तो वहां देते हैं ना लोगों को जिसको उम्मीद हो। बीजेपी और कांग्रेस से हैं लोग, उम्मीद उन्हें देते हैं, चंदा आपको कोई क्यों देगा चंदा, आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो 2024 में खुश हो रहे कि हमने बीजेपी को नंबर 2 की पार्टी बना दिया, तुक्का लग गया, सारे तो बाई इलेक्शन हार गए उसके बाद, और अभी से 2027 का हारे बैठे हैं बड़े मार्जिन से। कोई नैरेटिव है नहीं के पास। 27 हारे बैठे तो क्या, कहाँ सर माहौल बन रहा है, टिकट लेने वाले नहीं है सपा का, स्थिति इतनी खराब है। हाँ सर, टिकट लेने वाले नहीं है। मैंने तो कई लोगों से पूछा जो पिछली बार सपा का टिकट पे लड़े थे चुनाव, तो उन्होंने कहा था कि भाई पिछली बार RLD साथ थी, राजभर साथ आ गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आ गया था, पिछली बार तो सारे साथ आ गए थे, इस बार तो कोई साथ नहीं है। दारा सिंह चौहान भी साथ था। मैंने कहा A to Z सारे साथ आ गए थे, सबको पिछली बार लग रहा था कि सरकार बन जाएगी, जैसे 2012 में लग रहा था, जबकि 2012 में भी सबको लग गया था कि सपा की सरकार बन रही है, मुस्लिम बड़ा अग्रेसिव वोटिंग कर रहा था। लेकिन इस बार तो कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और सब लोग कह रहे कि कांग्रेसियों को साथ लेकर कैसे जीता जाएगा चुनाव। कांग्रेस वाले सीट मांग लेंगे अपने हिस्से की, 70 सीट दे दो, 60 सीट दे दो, उन्हें दे दोगे, फिर तो आप जीत लिए, फिर तो आप कांग्रेस का तो पता चल जाएगा ना, वो विधान परिषद का चुनाव जो 11 सीटें जिनमें चुनाव होंगे, आपके शिक्षक वाली, टीचर वाली और तो सर उसमें तो ग्रेजुएट वाली, उन पे सब पे कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। वो सर वो ऐसा है, वो अजय राय जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये इनकी पॉलिटिक्स है कि भाई हमें जिससे हम बार्गेनिंग बढ़िया कर सकें विधानसभा के चुनाव में, वो तो प्रेशर पॉलिटिक्स है उनकी। MLC का जो चुनाव है ना, ये शिक्षक और स्नातक वाला, सर इसमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं कैंडिडेट को, एक एक वोटर को ढूंढना पड़ता है, वोट बनवाने पड़ते हैं, वोट बनवाने भी खुद ही पड़ते हैं जी। इसमें कोई नहीं जाता वोट डालने के लिए, आपको वोट डालने के लिए गाड़ियां लगानी पड़ती हैं कि भाई वोट डाला हो, एक एक ढूंढनी पड़ती है, इसके लिए चाहिए टीम। कांग्रेस वालों के पास टीम कहाँ है सर, कांग्रेस वाले बकवास कर रहे हैं, वो एक भी वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का इसलिए थोड़ा सा हौसला बुलंद है कि पिछली बार ये लोग बनारस में और गोरखपुर वाली जो सीट है, उस सीट को ये बढ़िया करके जीत गए थे, तुक्के में सही से कैसे भी। लेकिन इस बार जो है योगी जी को ये लग रहा है कि भाई गोरखपुर की और जो बनारस की सीट है, ये तो योगी जी की और मोदी जी की सीट है, कम से कम यहाँ तो अब की बार जीता जाए, तो उसकी बार वो भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं इनके। एक आध निर्दलीय जीत ले तो अलग बात है, सपा वालों को तो नहीं जीतने देंगे इस बार योगी। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हर्षी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।